और जो ढाणियों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं, अगर उन पर लोड बनाने के लिए जो नियम है उसमें नया ट्रांसफार्मर उस लोड बनाने वाले उपभोक्ता को देने का स्वयं के स्तर पर लेने का प्रावधान है। और उसके लिए ये माननीय सदस्य की सही बात है कि वो सामान्य अगर एक बार वहाँ जहाँ तक नेटवर्क पहुँच गया, 5 ढाणियों में कनेक्शन हो गया और वहाँ 1-1 किलोवाट का उनका लोड है, 5 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अगर किसी को आज के इस ज़माने में लोड बढ़ाना है तो फिर वो अपने स्तर पर ट्रांसफार्मर की चार्ज के साथ बढ़ाया जाता है। मैं माननीय सदस्य की मांग से सहमत हूं कि इसमें हम दिखवाएंगे कि अगर परीक्षण करके और निगम के स्तर पर, सरकार के स्तर पर कोई प्रयास करेंगे कि जो केवल आबादी क्षेत्र में तो लोड बढ़ाता है तो वहाँ कोई चार्जेज नहीं है, लेकिन अगर गैर आबादी क्षेत्र है जहाँ ढाणियाँ हैं वहाँ लोड बढ़ाते हैं तो उस पर चार्जेज लेके बढ़ाया जाता है जो ट्रांसफार्मर की कीमत होती है। तो इस पर मैं नियम दिखवाकर प्रयास करेंगे कि आबादी क्षेत्र की तरह ढाणियों को भी ट्रीट किया जाए, ऐसा प्रयास करेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है जिससे हम सब प्रताड़ित हैं आज, ये विद्युत कट कब तक बंद हो जाएंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा लग रहे हैं? माननीय सदस्य, अभी विद्युत कट आपका सही बात है कि आ रहा है और सभी को परेशानी है और उस परेशानी से हम भी वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ हो, आप सब भी अंदर से समझ रहे हो कि इसके क्या कारण हैं। मुझे कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, बता देना। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये विद्युत कट नहीं आवे। और अभी पिछले 4-5 दिन से नहीं आ रहा था, कल थोड़ा 68 हमारे फीडर कटे हैं, निश्चित रूप से आगे प्रयास कर रहे हैं हम उपलब्ध ज़्यादा, हमें जैसे ही लाइट होगी विद्युत कट बिल्कुल नहीं आने देंगे और ये निश्चित रूप से इसमें सुधार भी करेंगे और आने वाले समय में बेहतर लाइट मिले, इसका सरकार पूरा प्रबंधन करने का प्रयास करेगी। ललित मीणा बैठिए, हो गया 2 प्रश्न पूरक हो गए, बाकी बिजली पे चर्चा और बाकी है, उसे पूरा पूछ लेना। प्रश्न संख्या 272। माननीय मंत्री जी। 12 जिले में एथलेटिक्स संघ 12 कार्यालय सहकारी समिति 12 से रजिस्टर्ड है, जिसके रजिस्टर्ड नंबर 2/12/2007-8 है। खेल संघ स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। खेल संघों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, शुचिता, खेल गतिविधियों में नियमितता लाने हेतु खेल संघों को पाबंद किया गया है। 12 जिले में इंडोर बैडमिंटन हॉल तथा तारणताल निर्मित हैं। सिंथेटिक ट्रैक हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर संसाधनों की उपलब्धता एवं गुण के आधार पर अग्रिम कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकेगा। 12 जिले में खेल अधिकारी के रिक्त पद पर श्री विशाल सिंह हॉकी प्रशिक्षक को वर्ष 2012 से प्रभारी खेल अधिकारी के पद पर लगाया गया है। 12 जिले में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से दिनांक 10/2/24 से टेनिस बॉल, क्रिकेट, हॉकी प्रशिक्षक, फुटबॉल एवं कुश्ती खेल के अल्पकालीन प्रशिक्षक तथा 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, 1 चौकीदार एवं गेम्स बॉय को लगाया हुआ है। 12 जिले में गत 5 वर्षों में निम्न प्रतियोगिताओं में व्यय करने हेतु निम्नानुसार बजट आवंटित किया गया है। वर्ष 19-20 में 91वीं सीनियर स्टेट पुरुष महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हेतु राशि 2.5 लाख, ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल हेतु खिलाड़ियों के TADA हेतु राशि तकरीबन 1 लाख, दिनांक 4/10/22 में राशि 50,000, जनजाति जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन हेतु राशि 1.5 लाख, दिनांक 8/11/21 में राशि तकरीबन 1,75,000। राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु संबंधित खेल संघ द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। 12 जिले में विगत 5 वर्षों में 10 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। गत 5 वर्षों में 12 खेल संकुल का राज्य स्तर से निरीक्षण नहीं किया गया है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में खेल संकुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहूँगा कि खंड 3 में जो रिक्त पद हैं 2012 से विशाल जी जो हॉकी के प्रशिक्षक हैं उनको 4 दिया हुआ है और प्लेसमेंट एजेंसी से 2024 में लगे हुए हैं, तो 12 जिले में कोई स्थायी नियुक्ति दें ताकि वहाँ खेलों को प्रोत्साहन मिले, वहाँ आगे बढ़े। पूरा जो 12 जिले का आपका स्टेडियम है
उसकी हर वर्ष घोषणा होती है, पर वहाँ बजट आता नहीं है। और वहाँ पर जो स्टेडियम का जो ट्रैक है, वो ट्रैक सिंथेटिक ट्रैक है, उसकी भी डिमांड की, उसके भी प्रस्ताव भेजे हुए हैं, पर अभी तक उसके लिए कोई बजट अवलोकन नहीं हुआ है। इस बजट में आपने अभी फिर घोषणा दी है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि इसके जो हमारा सिंथेटिक ट्रैक है, इसके लिए कब तक राशि अलॉट कर देंगे, और वहाँ जो हमारे प्रशिक्षक जो लगे हुए हैं, जो अभी शिक्षण का काम कर रहे हैं, उनको कब तक लगा देंगे, वहाँ पर नई नियुक्ति दे देंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि ये ज़रूर खेल अधिकारियों के पद काफ़ी खाली हैं। 128 खेल अधिकारियों को लेने के लिए हमने घोषणा करी है, उसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चालू हो गया है। तब तक जो तकरीबन 500 अल्पकालीन जो कोचेस हैं उनको लेने की हमारे पास अनुमति है, जिसमें से तकरीबन 340-50 के करीब हमारे पास अल्पकालीन खेल परीक्षक हैं। स्टेडियम की जो बात है, मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूँगा कि 2024-25 में के बजट के अंदर श्रीराम स्टेडियम 12 को विकसित और आधुनिक करने की घोषणा की गई है। आपने जो सिंथेटिक ट्रैक की बात करी, उसके ऊपर भी विचार करा जाएगा। ये अगला प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसमें आपने 19-20 में जो वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई, उसमें आपने 2.5 लाख रुपए उस समय दिए, लेकिन वहाँ पे हॉल नहीं है वेट लिफ्टिंग का, तो 19-20 में तो आपने कहाँ कराई, वो ओपन में कराई, कहाँ कराई? अब आप इसके भवन के लिए पैसा देने का विचार रखते हैं क्या? साथ ही मेरे आपको धन्यवाद दूँ, आपने शाहबाद में मेरे तीरंदाजी अकादमी की घोषणा करी, स्टेडियम की भी घोषणा करी, इसी तरह हमारे फुटबॉल की भी आप अकादमी की विचार रखते हैं क्या? 12 मुख्यालय पे। बिराजा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के भावना को समझ रहा हूं। वो चाहते हैं कि हर तरह के खेल वहां पे उपलब्ध हों। आपने 22 में जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई उसकी बात करी कि उसे कहाँ कराया गया, जबकि वेट लिफ्टिंग हॉल वहाँ पे नहीं है। मैं माननीय सदस्य को 19-20 का मान लीजिए, 19-20 का मैं माननीय सदस्य को ये बतलाना चाहता हूँ कि वहाँ पर बैडमिंटन इंडोर हॉल जरूर बना हुआ है, और वेट लिफ्टिंग की जो प्रतियोगिता है वो बैडमिंटन हॉल में भी कराई जा सकती है, किसी भी हॉल में कराई जा सकती है। हो सकता है वहाँ पर हुई हो, मुझे 19-20 में कहाँ हुई उसका बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन जो आपने बात करी है सिंथेटिक ट्रैक की, उसके ऊपर विचार करा जाएगा। अगला प्रश्न है श्री भागचंद टाकड़ा। आपकी जो संख्या 273 पर चर्चा हो रही है। हाँ माननीय मंत्री जी। हाँ माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, प्रश्न का खंड 1 जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र दिशा निर्देश 54-159 दिनांक 9/9/2015 एवं परिपत्र दिनांक 8/8/2019 एनेक्सर ए के अनुसार ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 1 वर्ष की होती है, परंतु क्रिमिलेयर में नहीं होने के संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी गई है। अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रिमिलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में भी जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाता है। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकता है। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र में आरक्षण का लाभ नॉन क्रिमिलेयर के आधार पर प्राप्त होता है। खंड 2 जी नहीं। खंड 3 जी नहीं। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलियर के विद्यार्थियों को 1 साल के जो जाति प्रमाण प्रस्तुत करने की बाध्यता समाप्त करने का विचार क्यों नहीं रखती, क्योंकि जाति तो बदली नहीं जाती। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न आया है मुख्य रूप से ओबीसी वर्ग में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और नियुक्ति के लिए पूछा गया अभ्यर्थियों किया। मैं माननीय सदस्य को इतना आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो भारत सरकार की तरफ से ये जो गाइडलाइन जारी की गई, भारत सरकार की तरफ से ही इस प्रकार का क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का दिया जाता है। और ऑनरेबल जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक मैं आप कहें तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं। आप तो थोड़ा सा डिटेल आप तो ताकि सदन के संज्ञान में आ जाएगा। 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इन्होंने बोलचाल की भाषा में मंडल आयोग कहते हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 को माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंपी। उसके बाद 13 अगस्त 1990 को 27 में आरक्षण प्रावधान किया। उसके बाद इंदिरा साहनी
वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में इस वर्ग के सोशल एजुकेशन एडवांस लोगों को छोड़ते हुए शेष ओबीसी वर्ग के आरक्षण प्रावधान को उचित ठहराया गया था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए इस प्रकार में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, उक्त संबंध में सक्षम स्तर से प्रमाणित नवीनतम आय प्रमाण पत्र को मान्यता प्रदान करने के लिए नीति परिवर्तन पर सरकार विचार क्यों नहीं करती? सदन को अवगत कराएं। ऐसा किसी प्रकार के प्रस्ताव पर सरकार नहीं रखती विचार। अगला प्रश्न श्री पुष्कर लाल डांगी। 274। माननीय मंत्री जी जवाब तो आ गया है मंत्री जी। चलो बिराजो। आपने जो मैंने पूछा था नई दुकानें खोलने की मंशा रखते हैं तो कब तक, और 10 साल से 17 दुकानें वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है, वो दुकानें कब तक खुलेगी? और एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 380 के करीब राजस्व गाँव है और 110 दुकानें संचालित है। वृद्ध लोगों को 10 या 12 किलोमीटर दूर से राशन लाने के लिए आना जाना पड़ता है और दुकानें खुली नहीं रहती है, बंद रहती है। उनको आप पाबंद करें हमेशा दुकान 10 दिन ही खुली रहे और जो नई दुकानें खुल जावे तो ये 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर डिस्टेंस। प्रश्न पूछो। हाँ माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मावली से आने वाले माननीय सदस्य की जो बात उन्होंने प्रश्न पूछा कि इनमें 110 दुकानें हैं और इसमें भी 14 दुकानें अभी वैकेंट है, उसमें अस्थायी रूप से अटैच चल रही है, जिसमें 8 का त्यागपत्र, 2 का निरस्त एवं 4 जिनके मृत्यु के कारण, इनको हम जल्दी भर देंगे। और आपने ये कहा कि और राशन की दुकानें 300 गांव में, तो माननीय सदस्य आपसे जो भी आपको लगता है, जहां भी आपको आवश्यकता है, आप जरूर बताइए, आपके भी उस पर विचार करके वहां दुकानें खोलने का प्रस्ताव को जरूर। मैंने कलेक्टर साहब को पूरा विवरण चिट्ठी लिख के भेजी है। आप मेरे को दीजिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम आपके वहां दुकानें खोलेंगे जहां पर आवश्यकता अनुसार। और दूसरा आपका ये प्रश्न था कि वृद्ध लोगों के लिए, तो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि 1 जुलाई से हमारे सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 18 से कम और 60 से ऊपर जो निराश्रित लोग हैं उनको घर घर जाकर राशन देने की व्यवस्था शुरू करी है, जो पहला नवाचार राजस्थान में किया गया है। हो गया। अगला प्रश्न है कि हरि सिंह रावत। प्रश्न नंबर 275। अध्यक्ष महोदय, जवाब आ चुका है। चलिए मुझे थोड़ा सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय से, क्या होमगार्ड जवानों का 12 माह नियमित ड्यूटी किए जाने का विचार रखती है? फर्स्ट, क्या राजस्थान होमगार्ड जवानों को अन्य राज्यों की तरह इनको भी दिए जाने की व्यवस्था रखती है तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? माननीय मंत्री जी। एक बार वापस बोल दें, मैं दूसरे होमगार्ड जवानों का 12 माह नियमित ड्यूटी दिए जाने का विचार रखती है क्या? दूसरा, क्या राजस्थान होमगार्ड जवानों को अन्य राज्यों की भांति दिए जाने का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय जी, ये होमगार्ड हैं, ये हमारे स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक हैं तो जैसे हमारे अन्य संस्थाओं से, विभागों से मांग आती है वहाँ पर हम भेजते हैं। जैसे जैसे मांग आती वैसे भेज देते हैं रोस्टर प्रणाली से। तो कई लोगों को हम नियमित 12 मास नहीं दे पाते हैं। ये सही है कि क्योंकि उन होमगार्ड्स की भी ये डिमांड आती है कि हमको 12 मास मिलना चाहिए, ये सोचने का विषय है। निश्चित रूप से इस पर हम विचार करेंगे। दूसरा आपने कहा है कि दूसरा और बोल दो थोड़ा मेरा डीए। अध्यक्ष महोदय जी, आपने पूछा है कि ये जो आपका है दोबारा पूछ। डीए नहीं दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि ये स्थायी कर्मचारी नहीं है। दूसरा ये है कि इनका पहले 10% राशि कटती थी, लेकिन अब वो राशि नहीं कटती है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि इनको 10% राशि पुनः मिले, ये हम विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक और मेरा अंतिम सवाल है, क्या होमगार्ड अधिनियम धारा 262, 263 में संशोधन कर होमगार्ड जवानों को स्वयं सेवक शब्द हटाने का विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय जी, अभी राज्य सरकार के पास में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी हम इस पर विचार करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इसको कुछ ला करके भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न श्री छोटू सिंह। माननीय प्रश्न संख्या 516। माननीय मंत्री जी। मेरे पास जवाब आ गया है। ठीक, आदरणीय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। जरूर पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपनिवेशन विभाग, इसमें सबसे बड़ा भूमि घोटाले का मामला है नाचना का
आवंटन अधिकारी द्वारा फर्जी डिग्रियों के माध्यम से 42,845 बीघा जमीन का घोटाला हुआ है, जिसमें केवल एक आरएस अधिकारी को 16 सीसी का नोटिस देके तीसरी कर दी। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं, ठीक इसी तरह मोहनगढ़ में भी 29 प्रकरण हुए, जिसमें से 12,971 बीघा भूमि का घोटाला उसी फर्जी डिग्रियों के द्वारा हुआ। उसमें भी केवल 4 कर्मचारियों को निलंबित करके तीसरी कर दी। आदरणीय निवेदन करना चाहता हूं आपके अंदर मार्फत कि भूमाफिया ने यहां तक कि उस भूमि को भी कब्जे में ली, वहां ट्यूबवेल भी खुदवाए और वहां ट्रैक्टर लगा के समतलीकरण भी कर दिया और अभी वो उनके कब्जे में भी है। आदरणीय निवेदन, पूछो। निवेदन, मंत्री जी सुन रहे हैं, ये मेरी व्यथा है वहां की। आदरणीय, मैं सदन के प्रथम सत्र में भी इसी प्रश्न को मैंने पूछा था। प्रश्न संख्या 1975 का मामला है मंत्री जी, कि मोहनगढ़ थाने में ये प्रकरण दर्ज हुआ और मानगढ़ थाने का जवाब आया आदरणीय कि 6 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हुई। ये 1975 वाले प्रश्न की बात कर रहा हूं। और दूसरे प्रश्न में मैंने 516 में फिर पूछा द्वितीय चरण में आज के में कि विभाग कह रहा है कि मैंने 19 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हुई। अब आदरणीय, इसमें से कौन सा सही है? पहले तो ये बताइएगा, विभाग सही है या पुलिस सही है? एक तो ये बताओ। और इसके द्वारा, इसके अलावा भी अधिकांश हिस्से में आज भी सत्य को छुपाने के लिए आदरणीय विभाग ये कार्रवाई कर रहा है। फिर एक और प्रश्न, इसका जवाब दो, ये कैसे हुआ? माननीय मंत्री 19 है या 6 है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, है बोलने तो दो। उत्तर तभी तो आ रहा है, प्रश्न लगा है। छोटू सिंह जी द्वारा बिल्कुल सत्य कहा गया है। यह सही है कि आवंटन अधिकारी कार्यालय नाचना मोहनगढ़ ए और मोहनगढ़ बी में आवंटन अधिकारियों के नाम से विगत कई वर्षों से फर्जी डिग्रियां जारी की गई है। वो उनके आधार पर रिकॉर्ड में नामांकन भी दर्ज किए गए हैं। उपायुक्त उपनिवेशन नाचना के कार्यालय द्वारा जारी डिग्रियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच कर एफआईआर संख्या 20/2018 दर्ज की गई है। नाचना कार्यालय से संबंधित सभी प्रकरणों में समस्त रिकॉर्ड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कब्जे में होने के कारण विभाग स्तर पर यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि कुल कितने प्रकरणों में जारी डिग्रियां फर्जी है। वर्ष 2010 से अब तक जारी डिग्रियों में कुल 341 नामांकन दर्ज किए गए हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, कमांड भूमि है 16,834.5 बीघा, अनकमांड भूमि है 3,318.9 बीघा और बरानी भूमि है 22,692.19 बीघा। कुल मिला के 42,845.75 भूमि के मामले में यह हुआ है। उपनिवेशन विभाग बीकानेर के विभाग क्रमांक 1781-1794 दिनांक 16 जुलाई 2024 तहसील नाचना 1 व 2 नाचना के क्षेत्र। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए। पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। डिटेल नहीं, आप तो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए जो पूछा है। मैं कार्रवाई जांच कमेटी के आधार पर माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, एक तो मैंने माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन किया था उसका हिस्सा भी आधा काट लिया। कोई बात नहीं, आपने पूछा, मेरे को अधिकार, में दोबारा पूछूंगा। अब निवेदन में आपके मार्फत करना चाहता हूं कि जैसलमेर जिले में ये टोटल 55,000 बीघा पर राजस्थान के सबसे बड़ा भूमि घोटाला हुआ है। क्या राज्य सरकार एसओजी व एसआई से जांच करने का विचार रखती है? यदि रखती है तो कब तक? इसका जवाब दिया। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी।